नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। आमदनी के साथ ही जुड़े होते हैं खर्चे और उनके साथ ही जुड़ी होती है जीवन में निवेश लक्ष्यों का हासिल करने की चुनौती। यानी बच्चों की पढ़ाई, शादी और खुद के रिटायरमेंट के समय हाथ में जरूरी रकम होना अक्सर मुश्किल सा लगता है। एक कामयाब फाइनेंशियल प्लानिंग इस दिक्कत को दूर करती है और जीवन में जरूरत के वक्त कभी भी पैसों की तंगी नहीं होने देती। धन दौलत में आज हम बात करेंगे इसी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, यानी कैसे इस साल 2016 में आप अपनी आमदनी को बचाकर और फिर उसे बढ़ाकर अपनी जरूरतों के साथ ही चाहतों के लिए भी पैसों के अभाव को दूर कर सकते हैं। ये आज हम धन दौलत में आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर यह रिपोर्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग करना और फिर उसे कामयाब बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग सोच लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हम सभी करते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। देश में आज भी ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बैंक एफडी, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट में पैसा लगाना ही फाइनेंशियल प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को लेकर मैं भी ज़्यादा सीरियस तो नहीं हूँ, बट हाँ, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए मैंने एक घर खरीद लिया है और उस घर से कुछ टैक्स सेविंग भी हो रही है। और टाइम एंड अगेन जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ATC में कवर्ड कुछ बॉन्ड्स खरीद लेता हूँ, जिससे कि मेरा टैक्स पर्पज़ वाला इश्यू सॉल्व हो जाता है। रिगार्डिंग शेयर मार्केट और रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड मैं थोड़ा सक्सेप्टेबल हूँ, अभी भी थोड़ा मेरा उस पर ज़्यादा होमवर्क किया हुआ खुद का नहीं है। हम लोगों ने बचपन से सुन रहे हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारे 3 बेसिक नीड्स हैं। तो इसमें हम लोग रोटी, कपड़ा तो अपना अरेंज करते हैं, तो मकान उसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। और अगर आपने रियल एस्टेट में निवेश किया हुआ है तो आपकी भविष्य की कोई सारी चीज़ सुरक्षित रहती है इससे। शॉर्ट टर्म निवेश के लिहाज से तो ये एकदम सही सोच है। अगर हमारे लक्ष्य सीमित हैं, तब भी इनसे काम चल सकता है। हालांकि आज दुनिया बदल गई है। बच्चों की उच्च शिक्षा से लेकर विदेश में छुट्टियां बिताना, लग्जरी कार खरीदना आजकल आम बात है। और ये सब तभी मुमकिन है अगर अच्छी आमदनी के साथ ही बचत करने और उसे बढ़ाने का नुस्खा भी आपके पास है। अब तक आपने फाइनेंशियल प्लानिंग में तमाम गलतियां की होंगी, लेकिन 2016 में कैसे आप कर सकते हैं जानदार, शानदार फाइनेंशियल प्लानिंग, ये समझना जरूरी है। बचाने की आदत बनाएं। अक्सर लोग कमाई को सिर्फ और सिर्फ खर्च करने का जरिया समझ लेते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि आमदनी हमेशा 2 हिस्सों में बांटनी चाहिए। पहला हिस्सा जरूरी खर्च और सुख सुविधाओं के नाम पर होगा, तो दूसरा हिस्सा बचत के नाम करना चाहिए। निवेश के लिए खर्च करें वक्त। ज्यादातर लोग हड़बड़ी में टैक्स प्लानिंग करके ही फाइनेंशियल प्लानिंग करने की खुशफहमी में जीते हैं, जबकि साल के आखिर की बजाय साल की शुरुआत से निवेश की योजना बनानी चाहिए। समय खर्च करके एक्सपर्ट की सलाह से वक्त पर की गई फाइनेंशियल प्लानिंग जीवन में निवेश लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। 1 या फिर 2 से 3 जगहों पर ही निवेश करने से कभी भी निवेश लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। असल फायदे के लिए आपको निवेश के तमाम विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अलग अलग एसेट क्लास अलग अलग वक्त पर मुनाफा देती है। इसके साथ ही अगर निवेश का नजरिया लॉन्ग टर्म होगा, तो फिर आपको मुनाफा मिलने की गुंजाइश और बढ़ जाएगी। इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर खरीदें। अक्सर हम जीवन को निश्चित मानकर प्लानिंग करते हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी घर के कमाऊ सदस्य के बाद भी उनको सुरक्षा दे सकती है। इंश्योरेंस परिवार की सुरक्षा के लिए है और इसे निवेश समझने की भूल तो कभी ना करें। इक्विटी के बगैर अधूरा है निवेश। अगर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी नहीं है, तो फिर निवेश लक्ष्यों को हासिल करना एक मुश्किल चुनौती है। निवेश के तमाम विकल्पों में इक्विटी के सहारे ही आप महंगाई दर को मात दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार से 12 से 15% तक रिटर्न मिल सकता है, जिसके बूते आप अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ब्याज पर मिलने वाला ब्याज यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही आपको निवेश लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश योजना बनानी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 साल बाद 1 करोड़ चाहिए, तो सालाना 2.5 लाख रुपए के निवेश से ये मुमकिन है। इक्विटी को पोर्टफोलियो में शामिल करके सालाना 14% की दर से रिटर्न मिल सकता है।
यानी 15 साल में 1 करोड़ रुपए, जिसमें से आपने महज 37.5 लाख रुपए जमा किए हैं और बाकी 60 लाख पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको दिला सकती है। यानी आप समझ सकते हैं कि केवल गोल्ड या रियल एस्टेट पर भरोसा रखना, टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना या फिर रिटायरमेंट के लिए फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स में निवेश करना एक हद तक ही सही है। ये सिर्फ पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इससे निवेश योजना के सफल होने की संभावना नहीं है। यानी परंपरा को तोड़िए और फिर देखिए कैसे आपको सफल निवेश का सूत्र हाथ लग सकता है। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक। फाइनेंशियल प्लानिंग पर विस्तार से चर्चा के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर लुवई नवलखी। लुवई, आप बेंगलुरु से आए हैं यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा बहुत ही खुशी होती है आपसे बात करने में। ये बताइए कि 2016 अब शुरू हो गया, साल तो ठीक से शुरू नहीं हुआ, कम से कम शेयर बाजार के लिए काफ़ी उथल पुथल चल रही है और पिछले 1-2 साल में हमने देखा है कि काफ़ी निवेशकों ने SIP करने शुरू किए हैं, म्यूचुअल फंड इक्विटी में सही तरह से निवेश करना शुरू किया है। आप सबसे पहले उनको क्या बताना चाहेंगे? घबराहट तो हो ही जाती है जब आप इस तरह से शेयर बाजार को डामाडोल देखते हैं तो। जिन लोगों ने SIP में निवेश किया है उन्होंने शायद ये सोच के किया है कि मुझे लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है और हर महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट जो मेरी बचत से निकल सकती है वो मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा। तो उनको तो वही बताना है कि आप देखिए मत, आप ये अमाउंट करते रहिए और अगर आपकी जो सैलरी रिवाइज होती है या फिर इंक्रीज़ होती है और आप बचत में बढ़ोतरी कर सकते हैं तो वो SIP का अमाउंट बढ़ाते जाइए। तो उन्हें मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे देखें तो SIP जो लोग करते हैं उनकी जो विजन है वो लॉन्ग टर्म के लिए है और लॉन्ग टर्म को देखते हुए ऐसा तो लगता है कि इंडिया पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, ग्लोबली थोड़ा बहुत उथल पुथल हो रहा है और उसकी वजह से शायद ये थोड़ा और समय लगे, उसके बाद ही मार्केट रिकवर हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन आप SIP में तो बिल्कुल बंद मत कीजिएगा और कंटिन्यू कर दीजिए। एक और चर्चा का विषय जो इस वक्त बन जाता है वो है टैक्स प्लानिंग, क्योंकि हम लोग सब अपनी जो टैक्स प्लानिंग है वो आखिरी तक छोड़ देते हैं और अब ऐसा है कि जो एम्प्लॉई हैं कम से कम उनकी तो कंपनी ऑलरेडी कह रही है कि भैया बताइए क्या किया आपने, नहीं तो हम काट रहे हैं सैलरी आपकी। जी, तो टैक्स प्लानिंग पे कुछ बताइए आप कि किस तरह से की जानी चाहिए। तो ये हमेशा सवाल मीडिया से जनवरी और फरवरी में ही आता है कि टैक्स प्लानिंग क्या करना चाहिए। आपको अप्रैल में ये प्रोग्राम करना चाहिए क्योंकि जो साल जब शुरू होता है तभी आप टैक्स प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग का मतलब है कि आप एडवांस में करिएगा और ये टैक्स प्लानिंग लास्ट मिनट में वो तो सिर्फ एक्शन कर रहे हैं आप। तो डेफिनेटली आपको ये तो देखना है कि टैक्स किस तरह आप बचा सकते हैं, लेकिन आपकी सारी इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है, मेरे ज़माने में मुझे याद है कि मेरे पिताजी एक इंश्योरेंस एजेंट को मिलते थे और वो बोलते थे अच्छा आपको कितना इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, आप ये 20,500 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे टैक्स ब्रेक आएगा। तो मेरे पिताजी ने ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी ली मेरे नाम पे, 20,500 रुपये प्रीमियम। किसी ने अगर मुझे पूछा कि इंश्योरेंस आपको क्या इंश्योरेंस ले रहे हैं, मैं बोलता था 20,500 रुपया प्रीमियम। सम एश्योर्ड का कुछ पता नहीं था, मैच्योरिटी डेट पता नहीं थी। तो जब वो अमाउंट मैच्योर हुआ, जब मैं 40-45 साल का था, 20-25 साल की पॉलिसी ली थी जब भी मैं काम शुरू किया था, तब उनका इफेक्ट तो बिल्कुल वर्चुअली ज़ीरो था। और तभी मुझे लगा कि मुझे शायद ज़्यादा इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे की पढ़ाई वो सब के लिए मुझे कवर करना चाहिए था, तो वो नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से आप टैक्स सेविंग के हिसाब से आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आप देखिए पूरा आपका जो टोटल फाइनेंशियल प्लान, टोटल गोल्स क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब मैं इन्वेस्ट की सोच रहा हूँ तभी मैं देखता हूँ कि क्या एक ऑप्शन है जहाँ मैं टैक्स भी बचा सकता हूँ। वैसे नहीं शुरू कीजिए क्योंकि मैं पहले टैक्स के कैसे बचा सकता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से सवाल आए हैं लवई आपके लिए, कुछ लेते हैं। 24 साल के दीपक कुमार का सवाल हमें मिला है। इनकी तनख्वाह 30,000 रुपये महीने की है। 4 अलग अलग फंड में ये हर महीने 5,000 रुपये बतौर SIP जमा करते हैं। इनके लक्ष्यों में फिलहाल रिटायरमेंट और खुद का घर बनाना है। जानना चाहते हैं कि मौजूदा निवेश को जारी रखते हुए प्लानिंग करें या इसमें और भी कई बदलाव करने होंगे।
कितनी अच्छी बात है, 24 साल के हैं, शुरू कर चुके हैं SIP, और ये रोल मॉडल है ये, जो जितने भी हमारे यंग दर्शक हैं जो देख रहे हैं, क्योंकि हम तो यही कहते आए हैं कि जितनी जल्दी आप शुरू करें उतना ही अच्छा है। ये 24 साल के SIP करना तो बहुत ही अच्छी बात है और जल्दी शुरू करना अच्छी बात है। 5,000 रुपये अगर हर महीने वो सेव करते हैं और आप बता रहे हैं कि आप उनके पास ऑलरेडी 4 स्कीम है, मेरे हिसाब से शायद थोड़ा ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। और स्कीम सिलेक्शन का भी ये है कि थोड़े बहुत सेक्टरल फंड्स या फोकस फंड्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो लोग शुरू में SIP कर रहे हैं और 5,000 रुपये हर महीना कर रहे हैं, शायद 2 स्कीम में इन्वेस्ट करें। एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें, एक शायद मल्टी कैप में करें। अगर आप वो सोच रहे हैं कि मुझे ज़्यादा रिस्क चाहिए तो एक मिड कैप में करें, वो शायद ठीक रहेगा, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इतने सारे स्कीम में इन्वेस्ट करें। अगला सवाल है डॉक्टर अमित महेश्वरी का। सवाल हमें आया है, इन्होंने NPS का Tier 1 अकाउंट खोला है, जानना चाहते हैं कि NPS के लिए फंड मैनेजर का चुनाव करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए। ये भी एक अच्छा सवाल है। NPS में पिछले बजट में 50,000 का एक और एक्स्ट्रा लिमिट भी डाला था फाइनेंस मिनिस्टर ने, लेकिन कई लोग समझते नहीं हैं अभी भी NPS को। शायद बहुत कोशिश और करनी है हमारे जो सरकार है और जो PFRD है उनको समझाने के लिए कि NPS होता क्या है। तो क्योंकि ये सवाल आया, थोड़ा इस पर अगर समझा सकें तो NPS एक बहुत अच्छा तरीका है रिटायरमेंट के लिए सेव करने का, और एक सस्ता भी तरीका है। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो मैनेजमेंट के फ़ी जो है वो बहुत लो है। प्रॉब्लम क्या है कि 7 फंड मैनेजर हैं और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं है, और आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा समय के लिए, तो वो ऑलवेज़ दिक्कत रहती है कि कौन से फंड मैनेजर को चूज़ करें। मेरे हिसाब से जो अच्छा ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने NPS में कि आप हर साल फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि एक फंड मैनेजर ठीक नहीं कर रहा है और दूसरा फंड मैनेजर ठीक कर रहा है, आप ये स्विच कर सकते हैं, तो वो अच्छा है। एक और सवाल आया है, ये 25 साल के अनूप कुमार सिंह का है। इनकी मासिक आमदनी है 29,000 रुपये। फिलहाल 2 अलग अलग फंड में 5,000 रुपये के SIP कर रहे हैं। 5,000 रुपये और निवेश कर सकते हैं, जानना चाहते हैं कि कहाँ बाकी रकम को लगाएं। तो ये केस है कि 10,000 रुपये हर महीने करना चाहते हैं। जो 2 स्कीम उन्होंने अभी इन्वेस्ट की है वो अच्छी है, एक लार्ज कैप है, एक वैल्यू बेस्ड फंड है। तो अगर आप 5,000 और करना चाहते हैं तो शायद एक बैलेंस स्कीम में डाल दीजिएगा, यहाँ पे जहाँ 75% इक्विटी में रहेगा और 25% फिक्स्ड इनकम या डेट में रहता है, और बाकी के 2-3 हज़ार रुपये जो है वो एक मिड कैप स्कीम में डालिएगा। तो शायद मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप स्कीम है उसमें डाल दीजिएगा, बैलेंस फंड HDFC बैलेंस फंड या L&T प्रूडेंस फंड में डालिए। आप देख रहे हैं धन दौलत और आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जाने माने निवेश सलाहकार लुवई नवलखी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 60 साल के राजीव का सवाल हमें मिला है, ये इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। रिटायरमेंट के वक्त इनको एक मुश्त 40 लाख रुपए मिलेंगे और हर महीने 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर इनके हाथ में आएगी। ये Tier 3 सिटी में रहते हैं, किसी तरह की देनदारी या जिम्मेदारी नहीं है इन पे। खुद का घर है और मेडिकल खर्च को जिम्मेदारी भी इनके एम्प्लॉयर की है। इस साल ये टैक्स के 30% के दायरे में है। जानना चाहते हैं कि इस 40 लाख रुपए को कैसे और कहां निवेश करें जिससे कम से कम टैक्स देना पड़े और ठीक ठाक रिटर्न भी हासिल हो जाए। ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि कम से कम टैक्स और कंजर्वेटिव ग्रोथ, पैसे भी नहीं लूज होने चाहिए, टफ है। तो मेरे हिसाब से अगर वो 30% की आमदनी में है, ऐसा लगता है जो उनको जो महीने जो पैसे चाहिए वो ऑलरेडी उनको मिल रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करे तो एक सोच सकते हैं कि मैं ऐसे इन्वेस्ट करूं कि जहां से मुझे कैश फ्लो ना मिले। ये जो आप म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं, फिक्स्ड इनकम या डेट फंड भी और इक्विटी फंड दोनों। और अगर आप सोचे कि मैं ऐसे फंड में इन्वेस्ट करूं जहां ग्रोथ ऑप्शन लेता हूं तो मुझे कैश फ्लो की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर NAV की ग्रोथ की वजह से मुझे रिटर्न मिलेंगे, और जब मुझे पैसे चाहिए तब मैं विड्रॉ करूंगा। तो जो इक्विटी फंड है वो 1 साल के बाद अगर मैं विड्रॉ करूंगा तो टैक्स नहीं है। अगर डेट फंड में इन्वेस्ट करता हूँ 3 साल के बाद विड्रॉ करूंगा तो उसमें भी टैक्स नहीं है। तो अगर उनको ये निश्चय है कि 1 या 3 साल तक
ये पैसे उन्हें नहीं चाहिए तो वैसे इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। टैक्स फ्री बॉन्ड भी मिलते हैं मार्केट में, उसकी वो सोच सकते हैं, लेकिन उसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा, कैश फ्लो। मेरे हिसाब से दूसरा प्रॉब्लम वो आएगा, वो जो रिटर्न आएगा वो टैक्स फ्री है, लेकिन वो पैसे एक्स्ट्रा होंगे और वो तब सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तब शायद उन्हें SIP या रेगुलर इन्वेस्टमेंट कुछ इक्विटी फंड में ऐसे कुछ कर सकते हैं। वैसे भी आप सोच सकते हैं। जो रिस्क प्रोफाइल है उनकी, वो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन है उन्हें सोचना चाहिए, उनके एडवाइज़र से बात करके डिसाइड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लो भाई आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार, गोल्ड, रियल एस्टेट या निवेश के किसी और विकल्प से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।